कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। नए मिशन और बड़े काम का आगाज अगर दमदार हो तो फिर एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में ये नजीर पेश कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मोदी 3.0 की पहली बैठक और कैबिनेट के नए मिशन के मुद्दे से करते हैं आज इस बुलेटिन की शुरुआत। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें कैबिनेट के पोर्टफोलियो और नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक पर है। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका जिम्मा किन बड़े चेहरों को दिया जाएगा, वित्त मंत्रालय की कमान कौन संभालेगा, साथ ही सहयोगियों को लेकर चलने वाली मोदी सरकार के एजेंडे में टॉप पर क्या रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास चलेंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रेहान राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ है डॉक्टर विवेक सिंह। तो विवेक सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास जाऊंगी। प्रकाश, नई सरकार का क्या नया एजेंडा होगा, किन सेक्टर पर फोकस रहेगा और सबसे अहम सवाल की किनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, इस पर क्या खबर है आपके पास? देखिए, मैं अपने जवाब की शुरुआत आपके सवालों का जो सिलसिला है और सबसे आखिरी में जो सवाल आपने पूछा कि पोर्टफोलियो किसको किसको मिलेगा, इससे करूंगा, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। हम भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कल रात से। पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर आप बात करें, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसमें अब कुछ देर में ही इसकी घोषणा होने वाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक चल रही है कैबिनेट की, वो भी अब कुछ देर में शुरू हो जाएगी, जहाँ पे सारे कैबिनेट के जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हैं वहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसके तुरंत बाद पोर्टफोलियो का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस वक्त मैं वित्त मंत्रालय के बाहर हूँ। मैं अपने तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और कुछ ही पलों में जैसे ही ये लिस्ट की घोषणा होगी कि आखिर किस किस मिनिस्टर को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे जिसको भी ये पोर्टफोलियो दिया जाएगा वो वहाँ पहुँचेंगे और स्वागत की तैयारी हो गई है। तो ये स्थिति है। कल जैसा कि आपको पता है, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे, कौन एमओएस होंगे, कौन एमओएस इंडिपेंडेंट होंगे, उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक आप इस बात से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि आखिर में किस किस को कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं, उसमें कंटिन्यूटी की एक संकेत जो है हमें मिल रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से आप देखिए, एस जयशंकर जो हैं वो फॉरेन डेलीगेट से मीटिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इसमें बहुत बड़े बदलाव की संभावना नज़र नहीं आ रही है। खासकर जो की पोर्टफोलियो हैं सीसीएस के, कैबिनेट कमेटियों सिक्योरिटी की अगर बात करें, एजेंडे क्या हो सकते हैं, उसमें भी कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। इसके संकेत सरकार ने दिए हैं। 100 डेज के एजेंडा पर काम की शुरुआत कर दी गई है और जैसे ही जो मंत्री हैं वो पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर 100 डेज के एजेंडे पर काम की शुरुआत हो जाएगी और बजट में हम उसकी झलकियाँ देखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने से संबंधित पीएलआई स्कीम है, पावर सेक्टर में जो ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तो इससे संबंधित जितने भी स्कीम्स हैं जिस पर कि सरकार ने
पिछले कार्यकाल में काम करने की शुरुआत की थी, नई स्कीम की घोषणा की थी, उसको जारी रखा जाएगा और इकोनॉमिक फ्रंट पर जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, उसमें कोई बड़ी रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। तो ये अभी तक की वस्तु स्थिति है और अब से कुछ देर बाद जब जी। पोर्टफोलियो का ऐलान हो जाएगा, फिर मंत्री अपने अपने मंत्रालयों में जाने की शुरुआत करेंगे। जी प्रकाश, तो ये स्थिति तो तभी क्लियर होगी जब सारे मंत्री को सारे पोर्टफोलियो एलोकेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक एस्टिमेट लगाए तो आप बताइए कि जो मोदी कैबिनेट के अहम मंत्रालय हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय है, फाइनेंस है, रेलवे, सड़क एंड परिवहन, आपको क्या लगता है, क्या खबर है इस पर कि कौन सा मंत्रालय कौन से मिनिस्टर को मिलेगा? सबसे अहम है फाइनेंस मंत्रालय, इस पर कोई खबर है आपके पास? देखिए, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है किसको कौन-सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। डिमांड बहुत थी, बीजेपी की क्या इंटेंशन है उसको भी बीजेपी ने क्लियर किया है और मैंने पहले भी बताया कि जो की पोर्टफोलियो है जिसको सीसीएस पोर्टफोलियो कहते हैं, जो बड़े मंत्रालय हैं, वो बीजेपी अपने पास रिटेन करेगी, इसके संकेत बीजेपी ने दिए हैं। लेकिन कौन किसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मेयर स्पेकुलेशन होगा। हमारे सूत्रों ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। इसलिए जहाँ कहीं भी जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये मंत्रालय उस मिनिस्टर को दिया जा सकता है, ये सिर्फ अंदेशा है, अंदाज़ा है, स्पेकुलेशन है, कंफर्मेशन कहीं से भी कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक मंत्रालय जो कि एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि एस जयशंकर को शायद ये मंत्रालय कंटिन्यू रखने को दिया जाए, क्योंकि आज भी जो विदेशी मेहमान आए हैं प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए जो आए थे, उनके साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स हो रही थी वो एस जयशंकर ही ले रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि एमईए उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी मंत्रालय हैं उसको लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है और इस पर क्लैरिटी तभी आएगी जब पोर्टफोलियो की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लिहाजा कुछ भी ये कहना कि ये मंत्रालय उस मंत्री को मिल सकता है, इस स्पेकुलेशन में हमको नहीं जाना चाहिए। अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है। जी प्रकाश, तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में और आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हमारे साथ दो गेस्ट और बने हुए हैं, रेहान और विवेक जी। विवेक जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि गठबंधन की सरकार में हमने देखा शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन सबसे अहम सवाल है जिस पर मैं आपके विचार भी लेना चाहूंगी कि कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, ये सबसे अहम होगा और कौन सी पार्टी को कौन सा विभाग मिलता है ये भी यहाँ मैटर करता है, क्योंकि ये पहली मोदी 3.0 की गठबंधन की सरकार है। इस पर आपके क्या विचार है सर? आप सुन पा रहे हैं विवेक जी? रेहान जी, मेरा आपसे सेम सवाल होगा, क्या आप इस पर अपने विचार देंगे? जी, जी। जैसे कि जहाँ तक पोर्टफ़ोलियोज़ की बात है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ पोर्टफ़ोलियोज़ में जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, वो एस जयशंकर ही रिटेन करेंगे, वो एस जयशंकर के पास ही रखी जाएगी। क्योंकि जो परफ़ॉर्मेंस रही है एस जयशंकर की और जिस तरीके से जो उन्होंने हैंडल किया है पिछले टर्म के अंदर एज़ ए फ़ॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से उनकी परफ़ॉर्मेंस ओवरऑल रही है, वो काफ़ी अच्छी रही है। तो इस वज़ह से फ़ॉरेन मिनिस्ट्री तो लगभग कन्फर्म ही है कि वो एस जयशंकर को ही जाएगी। जहाँ तक बात अलग मिनिस्ट्रीज़ की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है या होम है या डिफेंस है, तो उसमें मुझे लगता है कि होम और फाइनेंस में शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन डिफेंस तो आई थिंक ये राजनाथ सिंह ही रिटेन करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है पिछले जो टर्म के अंदर उनका परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं डिफेंस के अंदर, वो सराहनीय हैं और वो एक अच्छी रिफॉर्म्स की हैं, तो आई थिंक राजनाथ सिंह ही डिफेंस मिनिस्ट्री रिटेन करेंगे। लेकिन इस बार कैबिनेट में कुछ नए चेहरे भी हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी। तो क्या लगता है, इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? जी, बिल्कुल निश्चित ही देखिए 6 जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो सबसे मेन होती हैं। एक तो फाइनेंस, होम डिफेंस फॉरेन, इंफॉर्मेशन एंड जो है छठा रेलवे।
तो ये 6 मिनिस्ट्रीज़ सबसे मेन मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी है या रेलवे मिनिस्ट्री है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जिस तरीके से काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि 8, 9 या 10 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि मेन हैं, तो आई थिंक उसके लिए जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के जैसे कि अभी अगर हम न्यूली इलेक्टेड जो हुए हैं, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर न्यूली इलेक्टेड हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान न्यूली इलेक्टेड हुए हैं, या फिर जयंत चौधरी जो एनडीए के लाई हैं या एचडी कुमारस्वामी जो हैं जेडीएस के लाई हैं। तो मुझे लगता है इनको मौका दिया जाएगा लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है जो ये 8-10 में से भी जो टॉप की 6 हैं फाइनेंस, होम, फॉरेन डिफेंस इंफॉर्मेशन एंड छठा जो रेलवे है, ये तो बीजेपी ही रिटेन करेगी। हो सकता है पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग, वुमेन वेलफेयर, माइनॉरिटीज़ और ये बाकी आपका जो है ये ग्रामीण कल्याण विकास, शहरी विकास, ये मंत्रालय इनमें से कोई ना कोई मंत्रालय आई थिंक एनडीए अलायंस को दिए जाएँगे, चाहे वो जयंत चौधरी जी को दिए जाएँ या फिर एचडी कुमारस्वामी जी को दिए जाएँ या फिर जो शिवसेना के और एनसीपी के लीडर्स हैं या फिर उनको दिया जाए। हाँ जी। मैं विवेक जी के पास जाना चाहूंगी। विवेक जी, विरोधी हमेशा मोदी सरकार पर किसान के हितों और रोजगार की कमी को लेकर निशाना साधते आए हैं। पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही किसान निधि जारी करने पर एक मैसेज देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, इन दोनों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, तृप्ति जी बहुत अस्पष्ट है और यह बहुत देखिए हमको समझना चाहिए कि अगर विपक्षी लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, लेकिन तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना अपने आप में ऐतिहासिक है। और देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे मंत्रियों के कि किसको क्या जो है आवंटन किस विभाग का हो सकता है, तो देखिए बड़ी कुशलता के साथ इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को साधा गया है। लगभग 71 लोगों ने मोदी जी के साथ जो है शपथ लिया है। इसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 35 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 5 जो है इंडिपेंडेंट चार्ज उनको दिया जाएगा। अब रही बात देखिए, ये तो बहुत साफ है और स्पष्ट है। मोदी जी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, गठबंधन सरकार का अपना धर्म है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े जो फैसले हैं, उनको लेना है और उसके लिहाज से मुझे पूरा भरोसा है कि ज़्यादातर जो बड़े मंत्रालय हैं, वो बीजेपी के पास रहेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक किया, 20,000 करोड़ का किसान सम्मान निधि मोदी सरकार ने जारी करके दिखाया है, तो किसानों के बारे में सब जानते हैं, वो किसानों के सम्मान करने के बारे में जानते हैं और उन्होंने पहला काम यही किया है। दूसरी बात देखिए, मैं आपको 1 मिनट लूँगा और ज़रा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे ख्याल से क्या लग रहा है। देखिए, राजनाथ सिंह को लाया गया है, मोदी जी के बाद उन्हीं को शपथ ग्रहण के लिए जाना ग गए। इसका मतलब ये है कि दूसरे नंबर के नेता हैं मोदी जी के बाद। तो ज़ाहिर-सी बात है उनको जो है डिफेंस का भी एक्सपीरियंस है और उसकी जो मोदी जो गवर्नमेंट जो पहले बने थे, उसमें वो जो है जो आपके होम मिनिस्टर भी थे। तो राजनाथ सिंह को और अमित शाह में से एक को होम मिनिस्ट्री और दूसरे को डिफेंस मिनिस्ट्री दिया जा सकता है। दूसरी बात जेपी नड्डा भी हैं, जो कि लगातार जो है भाजपा के आप उनके अध्यक्ष रहे हैं, तो वो हैवी वेट मिनिस्टर तो ज़ाहिर-सी बात है उनको बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है क्योंकि वो सबसे अच्छा से मिलते हैं, व्यवहार उनका अच्छा है और फ्लोर जो हाउस ऑफ द फ्लोर है उसको चलाने की ज़िम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री हो सकता है कि उनको दिया जाए। रही बात नितिन गडकरी के जी का काम की चर्चा हम लोग लगातार सुनते आए हैं, बड़ा अच्छा काम किए हैं, तो हो सकता है कि जो उनका पहले का मंत्रालय था ट्रांसपोर्ट का, रोड का, वो वही को रिटेन करें। पीयूष गोयल भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर आपको याद होगा निर्मला सीतारमण के पहले वही जो है हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर थे, अभी कॉमर्स मिनिस्टर इसके पहले थे। तो ज़ाहिर-सी बात है फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल और जो है निर्मला सीतारमण को दिया जा सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है निर्मला सीतारमण का काम मुझे उतना ठीक नहीं लगा है एज़ ए इकोनॉमिस्ट, तो हो सकता है और लोगों की यही राय है, तो हो सकता है कि निर्मला सीतारमण को कोई और विभाग दिया जाए और पीयूष गोयल को जो है तो अभी रेहान के पास चलते हैं। रेहान जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाने पर फोकस हो सकता है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आने वाले राज्यों के चुनाव में क्या इसका कोई फायदा मिलेगा? जी, बिल्कुल देखिए अभी आने वाले जो चुनाव हैं, जो कि इसी साल के अंदर हैं, जो भी अक्टूबर नवंबर में, तो जो 2 मेन स्टेट हैं उनके चुनाव हैं। एक तो हरियाणा का चुनाव है और एक दूसरा महाराष्ट्र का चुनाव है। और हरियाणा, महाराष्ट्र दोनों ही आप देखेंगे तो दोनों ही जो है किसानों की जो है डोमिनेंट पॉपुलेशन है वहाँ पर और
जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है। तो इसमें ज़रूर ये चीज़ देखी जाएगी कि जो पॉलिसीज़ अब लॉन्च करी जा रही हैं, ख़ासकर ये जो पहली मीटिंग है, दूसरी मीटिंग है या फिर अगले जो 100 दिन के अंदर जो चीज़ें की जा रही हैं, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा कि ये जो चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर में, अभी कुछ महीने बाद हरियाणा के और महाराष्ट्र के, इनको किस तरीके से बीजेपी रिटेन करे, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में से 10 में से 5 सीट जो है इंडिया गठबंधन में जीती हैं और 5 सीटें ही बीजेपी को मिली हैं और इसी तरीके से जो महाराष्ट्र में तो आधी सीट भी रिटेन नहीं कर पाया, बीजेपी कुछ ही सीट रिटेन कर पाई है, बाकी सारी सीट ही इंडिया गठबंधन गठबंधन के पास चली गई हैं। तो ज़रूर बीजेपी ध्यान रखेगी इस चीज़ का कि वो जो भी फैसले ले, ज़रूर इस चीज़ को देखते हुए कि किस तरह से वो चुनावी फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एनसीपी को मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन एनसीपी राज्य मंत्री के पद पर खुश नहीं है। क्या आगे चलकर बीजेपी एनसीपी में कुछ तनातनी हो सकती है और इसका असर क्या महाराष्ट्र में राज्य चुनाव जो होने वाले हैं इसी साल, उन पर कोई इम्पैक्ट दिखेगा? जी, अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और एनसीपी का अगर आप रिकॉर्ड देखें ना तो एनसीपी ने कहीं न कहीं बीजेपी ने तो एनसीपी को फायदा पहुंचाया, लेकिन एनसीपी ने कोई फायदा बीजेपी को नहीं पहुंचाया और यह बिल्कुल स्पष्ट था जिस तरीके से उनके परफॉर्मेंस थे। और अभी देखिए उनके एक जो मंत्री जो बन सकते थे लेकिन वो नहीं बनेंगे क्योंकि अभी उनके खिलाफ जो है कुछ चीजें जो है कोर्ट में चल रही है, कुछ का फैसला आया, कुछ उनको राहत भी मिली है। तो देखिए अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाता है और आपने क्या उनको जो है फायदा पहुंचाया है, तो एनसीपी ने कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचाया है, तो खुद बारामती की सीट नहीं जिता पाए, तो जाहिर सी बात है शरद पवार के साथ उन्होंने जो है नाता तोड़ा है, बीजेपी के साथ आए हैं, लोगों की उम्मीदें कुछ और थी लेकिन रिजल्ट कुछ और आया है, तो एनसीपी कुछ कर भी नहीं सकते और एनसीपी के पास उतना पावर भी नहीं है, उनको बीजेपी के साथ रहना है और यही इनके लिए बड़ा फायदा है। उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा, ऐसी पूरी संभावना थी जो कि दिखा है और आने वाले समय में भी उनको कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा और उनके मजबूर है कि उनको बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। विवेक जी, तो आगे ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कल मंत्रिमंडल जो कैबिनेट जब शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरे हैं तो कुछ नए चेहरों की भी एंट्री हुई है। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण आप जवाब नहीं दे पाए। मैं आपसे फिर से एक विचार देखना चाहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और मनोहर लाल खट्टर, इनको कैबिनेट में पहली बार जगह मिली है, तो इनकी क्या जिम्मेदारी होगी और इनको कौन से मंत्रालय बड़ी जिम्मेदारी के साथ सौंपे जा सकते हैं? देखिए एचडी कुमारस्वामी को भी जो है हो सकता है उनको हेवी इंडस्ट्रीज वगैरह का मंत्रालय मिल सकता है और रही बात मनोहर लाल खट्टर एक क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो जाहिर सी बात है उनको कोई बड़ा मंत्रालय ही मिलेगा। और मैंने पहले कि आपके बताया कि जो है जेपी नड्डा भी है तो उनको भी देखना पड़ेगा और मैंने कहा पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनको मिल सकता है क्योंकि वो फ्लोर ऑफ द हाउस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें एक काम कर सकते हैं। रही बात आपने ठीक कहा, देखिए परफॉर्मेंस एक होता है और परफॉर्मेंस के बेस पर ही हमको दिख रहा है कि जयशंकर प्रसाद जो है सेकंड टाइम आए और उनका मंत्रालय भी चेंज नहीं होगा। परफॉर्मेंस के आधार पे अभी तक लग रहा है नितिन गडकरी के बाद नितिन गडकरी का भी वही मंत्रालय रिटेन कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी की परफॉर्मेंस जो है कुछ कम रही है, लेकिन देखिए आपको देखना पड़ता है कि अगर आपके साथ में 10 पार्टियां और भी हैं, आप आज के पास मांझी जी हैं, हम के आपके पास अनुप्रिया पटेल को आपको लेना है, आपको और बहुत सारे जेडीएस के हैं, जेडीयू के हैं, टीडीपी के हैं, आपको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको कुछ मंत्रिमंडल में तो आपको उनको शामिल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ज्यादा आप मिनिस्ट्री जो है जो स्टेट मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उसको आप दे देंगे, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का 2-4 आपको प्रावधान करना पड़ेगा। तो उसके लिहाज को देखते हुए उनको जो देखो ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसको रखना चाहते हैं, किसको बाहर रखना चाहते हैं। उनको लगा कि हाँ स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर, और ऐसा भी नहीं कि अगर अभी जो है नहीं बने तो कभी नहीं बनेंगे, इसके बाद जब एक्सपेंशन होगा तो बन भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है जिनको प्रधानमंत्री ने समझा कि हाँ इस काबिल है और उनको जो है प्रधानमंत्री ने जो है बुलाया है, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेट किए हैं और उनके योग्यता के अनुसार ही उनको मिनिस्ट्री जो है दी जाएगी। तो यह तो होता रहता है क्योंकि कुछ लोग आएंगे तो कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग आए हैं तो उनके मन में खुशी है और कुछ लोग गए हैं उनको मन में भी दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने डे 1 पे ही जो चाय पे चर्चा हुआ तो उसमें बता दिया था कि आपको 3-4 दिन यहाँ पे रहना है, मंत्रालय का काम संभालना है, लेकिन 1-2 दिन आपको जनता के बीच में भी जाना है
और जनता को, क्योंकि सेटिस्फेक्शन सबसे जी, इम्पोर्टेंट जी। है और जनता का काम आपको करना है। जी विवेक जी, तो ये तो सारे हमारे स्पेकुलेशन थे, हमने सारे तरह से देख लिया कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए और कुछ ही देर में ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। इसी के साथ फिलहाल आपका इस बुलेटिन में शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर होगी आशीषा। बिल्कुल 3 दिन की तेजी के बाद भारतीय बाजार थोड़ी सी नरमी के साथ बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी में करीब 30 अंकों की गिरावट दिखी। 23,260 के पास निफ्टी 50 बंद होता हुआ नजर आया। टॉप लूजर्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और बीपीसीएल टॉप लूजर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स के। इसके अलावा आईटी सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत कमजोरी दिखी। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। एम्फोसिस यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुई, 15% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई थी, जिसके चलते 3% की गिरावट एम्फोसिस पर दिखी। एम्फोसिस के अलावा कोफोर्ज, टेकएम सभी आईटी शेयरों में भी आज काफ़ी गिरावट दिखी। रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। प्रेस्टीज एस्टेट्स 4.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। फीनिक्स मिल्स और सनटेक रियल्टी में भी 3% के से ज़्यादा की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा फार्मा इंडेक्स की बात करते हैं। सेकेंड कंसेक्यूटिव डे ऑफ गेन्स रजिस्टर किए निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी थी। गेल, ऑयल इंडिया, अदानी टोटल गैस तीनों ही स्टॉक्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पर कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं था, लेकिन उसके बावजूद फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आज काफ़ी तेज़ी दिखी। फैक्ट, जीएसएफसी जैसे कुछ स्टॉक्स में 6 से 15% की तेज़ी दिखी। लास्ट में हम रेलवे स्टॉक्स की भी बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन था। टीटागढ़ रेल, टेक्समैको में 6 से 12% की तेज़ी और जुपिटर वैगन्स में भी करीब 6% की तेज़ी दिखी। तो ऑल इन ऑल 3 दिन की लगातार तेज़ी के बाद थोड़ी सी नरमी दिखी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन था, लेकिन आईटी सेक्टर आज लूजिंग साइड पर बंद हुआ। मई में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। लगातार दूसरे महीने 20,000 करोड़ के पार रहा। इस पर और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, एम्फी मई के जो डेटा आई है, यहाँ पे रिटेल सेंटिमेंट जो है फिर बता रहा है कि बहुत स्ट्रांग है भारत में। और हमने ये देखा कि रिटेल के कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग आ रहे थे, बाइंग आ रही थी, जब भी एफपीआई की सेलिंग हो रही थी पिछले एक हफ्ते में। लेकिन जो ये आंकड़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, वो है एसआईपी का नंबर। ये ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए छू चुका है और ये जो है दूसरा स्ट्रेट महीना है जहाँ पे 20,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है मंथली एसआईपी इन्फ्लो देखने मिला। ये तो आपका रिटेल सेगमेंट का जो होता है इंपॉर्टेंट मेजर होता है। लेकिन इसके अलावा इक्विटी सेगमेंट के भी रिकॉर्ड इन्फ्लोज आए, 36,000 करोड़ रुपए इसमें। लेकिन याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, यहाँ पे 19,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है। और उसके अंदर भी एक न्यू फंड ऑफर, जो नए म्यूचुअल फंड लॉन्च होते हैं, उसमें ये भारी हिस्सा भी जुड़ा हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर न्यू फंड ऑफर का हिस्से को भी हटा दे, तभी भी जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो है आपको इक्विटी इन्फ्लोज देखने मिले। और ये लगातार ऑलमोस्ट 40वें महीने तक जो है ग्रीन फ्लोज जो है हमको मार्केट्स में देखने मिल रही है। लेकिन कुछ सेगमेंट्स भी है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है फ्लेक्सी कैप सेगमेंट, जहाँ पे लगातार दूसरे महीने जो है अच्छी बाइंग आई है। आर्बिट्राज फंड, वहाँ पे भी जो है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली है, 12,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है। और ओवरऑल अगर फ्लोज की बात करें, वो भी पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लिक्विड फंड्स में जो अच्छी बाइंग आई है। बट सबसे बड़ी बात यही है कि एसआईपी 21,000 करोड़ का आंकड़ा जो ऑलमोस्ट छू चुका है और रिटेल सेंटिमेंट अपने हाई लेवल्स पे है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।